आज हमारे साथ हैं जनजातीय भाइयों के, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमारे भारत के सबसे कम उम्र के पहले महापौर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बागडोर संभाली तो उन्होंने उस समय कहा कि इस देश से अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वो केवल एक मात्र शब्द नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र को प्रथम रखा गया है, दूसरे में पार्टी है और तीसरे में व्यक्ति है। कांग्रेस की बात करें या अन्य राजनीतिक दलों की हम बात करें तो सबके अपने अपने विचार अलग होते हैं, सब में भिन्नताएं होती हैं। तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय विचारों को लेकर सर्वप्रथम नीति उसका पतन का कारण यही रहा। राहुल गांधी को आप अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए आपने राजनीति में कदम भी रखा। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका आदर्श बदल गए और आप हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया? हमेशा हमने सुना है कि एक गरीब घर का बच्चा, एक साधारण परिवार का बच्चा कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। कुछ अच्छा करने का, समाज में एक नाम हो, लोग अच्छा कहें, एक प्रेरणा हमेशा अपने परिवारजनों से मिलती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण मिश्रा गुरुजी पॉडकास्ट से फिर एक कड़ी हम लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे साथ हैं जनजातीय भाइयों के, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमारे भारत के सबसे कम उम्र के पहले महापौर, जो छिंदवाड़ा ज़िले के वर्तमान महापौर हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं। वही विक्रम आहाके, जो सबसे कम उम्र में छिंदवाड़ा ज़िले के महापौर बन के एक भारत में और विश्व में अपना नाम दाखिल किया। साथ में जनजातीय भाइयों के लिए एक गर्व का और गौरव का विषय रहा। जो छिंदवाड़ा ज़िले की राजा खोह ढाना, जो एक खोह जिसको हम कहते हैं, पहले हमारे पुराने ज़माने में जिसको हम छुपने की एक जगह बोलते थे, जो खोह या मांद बोलते थे, जिसमें शिकार के लिए या शिकार करने के लिए छुपा जाता था, तो उस जगह का नाम है राजा खोह, जो छिंदवाड़ा ज़िले की एक तहसील है। छिंदवाड़ा से 20 से 19 किलोमीटर की दूरी पे आती है। और ये हमारे युवा साथी वहाँ के एक छोटे से गांव से पढ़कर और आज MA पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करके आज भारत के लिए गौरव का विषय बने हुए हैं। तो हम उनसे रूबरू होने जा रहे हैं और हमारे साथ में हैं हमारे भोपाल के सीनियर जर्नलिस्ट जुबैर कुरैशी, जो हमारे प्रातः किरण के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो भोपाल संभाग को हमें लीड करते हैं। साथ में हमारे सहभागी हैं और साथी हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारे युवाओं से जुड़े हुए, देश के विभिन्न संरचनाओं से जुड़े हुए, ख़ास तौर से तीर्थ से जुड़े हुए और बहुत सारे ऐसे नवाचार जो हमारे महापौर छोटे भाई और विक्रम सिंह आहाके जी ने किया है, तो हम ये सभी बातें उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। और आप लोगों के उसमें पिछले बार भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप नए युवाओं का पॉडकास्ट करिए जो प्रदेश में, देश में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हों। तो विक्रम सिंह आहाके आज हमारे साथ में हैं। तो हम ये सभी चीज़ें, नई संरचनाएं, उनके विस्तार और गौड़ जनजाति भाइयों के लिए जितनी भी उन्होंने कार्य योजनाएँ लॉन्च की, छिंदवाड़ा को उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रखा, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। देश के 50 लोगों में, चुनिंदा लोगों में विक्रम आहाके का भी नाम आता है। तो आज हमारे साथ में हैं विक्रम सिंह आहाके जी। तो आपका स्वागत है गुरुजी पॉडकास्ट में। जी नमस्कार श्रवण भैया, नमस्कार जुबेर जी। आज आपके साथ बैठ के आपके साथ रूबरू होने का अवसर मिला है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो आपका जो बचपन जो बीता है वो राजा खोह की गलियों में बीता है, जो एक छोटा सा कस्बा था, मतलब नरसिंहपुर से रोड पे कहेंगे जिसको, छिंदवाड़ा से 20 से 19 किलोमीटर की दूरी पे। और आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, आप जिसको हम गौड़ जनजातियों में 6 देव और 7 देव की एक गणना की जाती है, जिसमें हम बड़ा देव को पूजते हैं। तो स्वाभाविक है आपके इष्ट देव बड़ा देव थे, जिनके लिए आपने वहाँ एक कॉलोनी और एक शिवलोक भी बनाया है। तो हम खुद ही जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी थी वह विभिन्न परिवेश से होते हुए, मतलब विभिन्न हमारे कहें कि राजनीतिक दलों से होते हुए, आप NSY पे थे, उसके बाद आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे ज़िले के, फिर उसके बाद आप जनजातियों के एक प्रवक्ता भी थे कांग्रेस से।
तो आप इन सब चीज़ों को लेकर आज एक मतलब देश में एक युवाओं के लिए एक नई क्रांति करी है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम जानना चाहेंगे एक क्रमशः है कि आप कुछ ऐसी योजना या जो चीज़ें जो एक देश के लिए माध्यम बनी हैं, तो मैं आपकी जुबानी ही पब्लिक और युवाओं के बीच में ले जाना चाहता हूँ। तो क्रमशः आप इसका एक अपना जीवन का संस्मरण बताएँ और हम दोनों आपके साथ में रूबरू होंगे। जो हमारे साथी हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं, जो जनता के प्रश्न हैं, जुबान उनकी है। तो हम इसमें आगे कड़ी में बढ़ते चले जाएँगे। शुरू में हम आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आपके घर परिवार की एक संभावना से और आपकी व्यवस्थाओं से रूबरू होना चाहेंगे। बिल्कुल छिंदवाड़ा जो कि आदिवासी बाहुल्य ज़िला है और ट्राइबल फैमिली में आदिवासी कोंड जनजाति में मैंने जन्म लिया। मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, पिताजी किसान हैं और छोटा सा परिवार। वर्तमान समय में एक सिस्टर, पत्नी, एक बेटी, माँ-बाप इतने हैं। जब मैं प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो जो छिंदवाड़ा से 19 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर रोड में एक गाँव आता है राजा खोडाना, जो मात्र 100-125 घर की एक बस्ती है। वहाँ पे जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो राजा खोडाना में ही हुई। बच्चों के साथ, सहपाठियों के साथ खेलना कूदना, मोबाइल और टेक्नोलॉजी का ज़माना तो वर्तमान समय में कुछ सालों में आया है, लेकिन जो उस समय के खेल हुआ करते थे, चाहे गिल्ली डंडा की बात करें, चाहे कंचे की बात करें, ग्रामीण परिवेश से थे। तो चूँकि खेत खलिहानों से लगाव है, गाँव की मिट्टी से लगाव रहा है। महुए के पेड़, महुए बीनना, गुठली बीनना, खेतों में जो अन्न यूरिया डालने जाना, गेहूँ काटने जाना, तो ये सारी चीज़ें जो मतलब एक ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति में, ग्रामीण परिवेश के बच्चे में होनी चाहिए, वो देखा है। चूँकि आप सबको भी पता है, कई मीडिया में पता चला है, अखबारों में देखा कि गट्ठे सिर पे रखे हुए लकड़ी वाली फ़ोटो वायरल हुई, चाहे लुंगी में वायरल हुई, धोना पत्तल बनाती हुई वायरल हुई। तो ये यथार्थ है, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर ऐसे परिवेश से निकलकर जहाँ संसाधनों का अभाव था, पढ़ना चाहते थे लेकिन कभी कॉपी होती थी तो किताब नहीं होता था, किताब होती तो पेन नहीं होता था, बैग नहीं होता था। 3-4 किलोमीटर डेली पैदल स्कूल जाना, 3-4 किलोमीटर पैदल स्कूल आना, नदी क्रॉस करके जाना, ये तमाम तरीके की जर्नी हम लोगों के जीवन में आई है। लेकिन एक था कि जिस परिवेश से मैं निकल कर आया, चूँकि था कि हमेशा हमने सुना है कि एक गरीब घर का बच्चा, एक साधारण परिवार का बच्चा कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी बोलते हैं कि यार ये अपने राजनीति हमारे काम का नहीं है। राजनीति एक बड़े लोगों का काम है, बड़े जिनके पिताजी विधायक, मंत्री, सांसद रहते हैं, वो लोग के घर से राजनेता पैदा होते हैं। लेकिन हमारा ये था कि चूँकि संसाधनों की कमी थी, लेकिन एक कुछ अच्छा करने का, समाज में एक नाम हो, लोग अच्छा कहें, एक प्रेरणा हमेशा अपने परिवारजनों से मिलती थी। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया बचपन से ही मुझे कि जो मैं करना चाहता था, अच्छी चीज़ें करना चाहता था। गाँव में भी ये रहता था कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को पैसे दे के ही सिर्फ उसकी दुआएं कमा सकते हैं, लेकिन अगर उसके बुरे वक्त में भी हम उनके साथ खड़े हो जाएं, चाहे हॉस्पिटल जाने की बात हो, चाहे किसी बुजुर्ग को सहारे देने की बात हो, तो जो दुआएं उनके अंदर से निकलती तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा में प्रेरणा देती थी। कॉलेज में जब पहुंचा तो कॉलेज जब पहुंचा, जब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन कॉलेज में आजकल ऑनलाइन फॉर्म डलते हैं, उस समय ऑफलाइन फॉर्म डलते थे। जब मैं 2008-9 में जब कॉलेज में था, तो लोग जो शहरी लड़के रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ग्रामीण लड़कों में थोड़ा तेजपन होता है। तो ऐसा लगता था कि मैं वो समझ रहा हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक्चुअल वो समाज से और सभ्यता से और संस्कार से ही सीखते हैं। उसको तेजपना तो हम नहीं कहेंगे, उसको यही कहेंगे कि एक संस्कृति है जो अपने आप में एक शिक्षा देती है। नहीं, लेकिन जैसे घंटों फॉर्म जमा करने की लाइन पे लग रहे हैं, और एक जो गांव का लड़का है जो 3 घंटे 4 घंटे धूप में खड़े होकर फॉर्म जमा कर रहा है, और एक शहर का लड़का आता है, काउंटर के अंदर से घुसता है, 5 मिनट में अपना फॉर्म जमा करके चले आता। तो इन सब चीज़ों को लेके हमने यूनाइटेड हुए। हमारे जो ग्रामीण परिवेश के लड़के थे, मेरे एक साथी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए स्टूडियो के बाहर, वो भी उस समय मेरी टीम में हुआ करते थे। एक बड़ी अच्छी टीम बनी जो ग्रामीण छात्रों की, ग्रामीण युवाओं की जो समस्याएं थी उन पे हमने लड़ना चालू किया, उनकी आवाज़ बनना चालू किया। तो उस समय फिर NSUI, चूँकि
दोनों ही संगठन स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, एबीवीपी और एनएसयूआई। तो एनएसयूआई में उस समय जुड़ा हुआ कमलनाथ जी एक बड़े लीडर थे, अच्छे लीडर हैं और छिंदवाड़ा में उनका एक नाम रहा है। तो उनसे हम प्रभावित थे। तो एनएसयूआई में इस तरीके से मेरी एंट्री हुई। फिर मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बना, युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना, ऐसे अनेक दायित्वों में रहा। किंतु जब मैं चुनाव जीता, महापौर की मुझे जब टिकट मिली, चुनाव जीता, तो वहाँ पे 17 साल के बाद कांग्रेस का कोई प्रत्याशी चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद एक शहर में काम करने की ललक आपने एक थी। इतिहास कायम किया। कई वर्षों के बाद आपने छिंदवाड़ा में फिर वापस एक परचम लहराया और पहली कई वर्षों के बाद मुझे लगता है कि महापौर छिंदवाड़ा में कांग्रेस का चुना गया। कुल मिला के इसको ये भी कह सकते हैं कि आप देश के सबसे कम उम्र के महापौर रहे। राहुल गांधी को आप अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने और उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए आपने राजनीति में कदम भी रखा। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका आदर्श बदल गया और आपने कांग्रेस का यानी कि हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया? देखिए, मैं आदर्श मानता था कमलनाथ जी को, चूँकि कमलनाथ जी एक बड़े लीडर हैं और उन्होंने जो अलग अलग दायित्वों में रहकर निर्वहन किया है, छिंदवाड़ा के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। और एक राजनीतिक क्षेत्र से आने के बाद उनका एक व्यावसायिक कद की हम बात करें, इंटरनेशनल संबंध की हम बात करें, तो कमलनाथ जी और बचपन से हमने उनको देखा है। तो निश्चित तौर पर उनसे प्रभावित होना मेरे लिए नहीं, हर किसी युवाओं के लिए एक सहज था। चूँकि राहुल गांधी जी को कभी हमने अपना आदर्श नहीं माना, लेकिन जब मैं चुनाव जीता, जब चुनाव जीतने के बाद चर्चाएँ हुई, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम देश के बड़े लीडरों ने मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सभी चीज़ों में बधाई दी। उसमें देश के बड़े-बड़े मीडिया हाउस ने वो खबरें लगाई थी। चूँकि अब विचारधारा बदलना नहीं है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो जब तक चुनाव लड़ते हैं हम किसी पार्टी के होते हैं। चुनाव लड़ने के बाद हम पूरे जनता के हो जाते हैं, जो हमारे पक्ष का भी है उसके भी हैं, जो पक्ष का नहीं है उसके भी हो जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, गोंडवाना का हो। जब एक किसी का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं तो हमें लगता है कि इनकी जो नीड है, जो शहर की आवश्यकताएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे पूरा किया जाए। दूसरा, जो कमलनाथ जी की खबरें आपने देखी कि उस समय भारतीय जनता पार्टी में जाने की, नकुल नाथ जी की भारतीय जनता पार्टी में जाने की लगभग 2 महीने तक वो खबरें चली। तो उससे कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ, विश्वसनीयता में कमी आई और आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि एक अच्छा सशक्त नेतृत्व, मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व देश को मिला है, जो केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया में अपनी मजबूती का, जो अपनी नेतृत्व शक्ति है, उसका परिचय दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि देश में हम देख रहे हैं कि जो योजनाएं वर्तमान समय में मोदी जी के शासनकाल में जो चल रही हैं, क्या इनके पहले जो इस देश में जो सरकारों ने राज किया, क्या वो प्रधानमंत्री आवास योजना को इतने गंभीरता से, इतनी मजबूती के साथ काम नहीं कर सकते थे? क्या जो संबल की राशि या किसान सम्मान की राशि किसानों को हित में दी जा रही है, या लाडली बहनों की जो राशि दी जा रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप देखेंगे कि जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक स्कीमें चलती हैं। आज जब कोई दीदी हमारी गर्भवती होती है, धात्री होती है, तो उसे सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत देश की सरकार हो, उन गर्भवती महिलाओं को चने के लिए, फली के लिए, गुड़ खाने के लिए उनको राशि डालती है। प्रोटीन डाइट हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए राशि डालती है। जब वो डिलीवरी के लिए जाती है तो एक जननी सुरक्षा की गाड़ी जो आती है, निःशुल्क आती है। हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के पश्चात भी उन्हें राशि दी जाती है। बच्चों कैसे बड़े होने के बाद वो कैसे पढ़ें, इसके लिए उनको लाडली लक्ष्मी योजना की राशि दी जाती है। जब वो 18 साल की होती है बेटी, उसको विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में राशि दी जाती है। जब और बड़ी होती है उसको लाडली बहना में राशि दी जाती है। केवल ये राशि देना नहीं, बल्कि हमारी माताएं, हमारी बहनों को किस तरीके से सम्मान मिले, समृद्धि की ओर कैसे बढ़ें, इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की बात करें तो उनको वृद्धा पेंशन दी जा रही है, किसान सम्मान निधि की राशि दी जा रही है। और इन तमाम चीज़ों के बाद हमारा और आपका जाना, क्योंकि जीवन में आयु निश्चित नहीं होती, अनिश्चित है और सबको इस दुनिया से जाना है। उस दुनिया में जाने के बाद भी उन्हें
अंत्येष्टि के लिए अंत्येष्टि के बाद तक राशि दी जाती है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विज़न है, ये भारतीय जनता पार्टी का विज़न है। आज देश की सीमाएं की हम बात करें, भारत देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, हम जब कांग्रेस के शासनकाल में थे 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, आज तीसरे नंबर पे है। ये मोदी जी का विजनरी लीडरशिप का एक उदाहरण है, जिसके कारण भारत में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हम मतलब बहुत सारा जो मेरा गोंडवाना लैंड में घूमने का मेरा मूवमेंट था, काफ़ी समय मैं ट्राइबल्स बच्चों के साथ काम किया, तो मैंने ये देखा कि उस क्षेत्र में महाकौशल में आज भी गोंगापा, जिसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बोलते हैं, जिसमें नत्थन साहब भट्टी जो स्वर्गीय रहे हैं, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, उनका अस्तित्व है। तो क्या अभी वो अस्तित्व बरकरार है? छिंदवाड़ा में उसका अस्तित्व है कि आपके समय में उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष रहा? देखिए, भारत ऐसा देश है जो विविधताओं का देश है। हर 100 किलोमीटर चलने के बाद भारत में वेशभूषा, परिधान, खान पान चेंज हो जाता है। इस देश को अगर सशक्त बनाना, इस देश को आगे ले जाना है, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति समुदाय का असम्मान या मान सम्मान नहीं होना चाहिए। सबका एक सम्मान है, सभी धर्मों का एक मान सम्मान होता है, सबकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। लेकिन अगर किसी देश में राजनीतिक, आर्थिक रूप से सशक्त होना है, सामाजिक क्षेत्रों में सशक्त होना है, तो सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग की अपेक्षा जो मोदी जी ने लोगों से रखी है, उसको लेकर बढ़ना चाहिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब भी इस देश में आती है, इस क्षेत्र में आती है, तो वो क्षणिक होती है। उनके आप लीडरों की बात करेंगे, हर चुनाव में उनके लीडर बदल जाते हैं, हर चुनाव में उनके नेतृत्वकर्ता बदल जाते हैं। कारण क्या है कि ये किसी भी जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी बी टीम के रूप में ये काम करती हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसे लोग संरक्षण देते हैं, जिससे दूसरी अपोजिशन पार्टी को नुकसान। तो इसको हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को क्या कांग्रेस का सपोर्टिव पार्टी बोलेंगे, या क्षेत्रीय आधार पे इनके मूवमेंट से चेंज होते रहते हैं? बिल्कुल, ये हर क्षेत्र में नुकसान और फ़ायदे की वजह से इनके मूवमेंट्स चेंज होते हैं। तो हम ये माने किसी पार्टी से, दलगत से प्रभावित हैं कि इनकी खुद की अपनी एक विचारधारा है? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लोग इसलिए जुड़ते हैं, लोगों को लगता है क्योंकि आदिवासी समाज जो होता है वो सीधा साधा समाज होता है। जहाँ गोंडवाना की बात आती है तो उनको लगता है कि हमारे समाज की पार्टी, हमारी जाति की पार्टी है, तो उससे जुड़ते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। गोंडवाना एक राजनीतिक शब्द नहीं है, गोंडवाना एक वैचारिक शब्द है। गोंडवाना एक भूभाग का नाम था। गोंडवाना लैंड के अंदर रहने वाले लोग, चाहे वो जल, जंगल, ज़मीन हो, और उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग सभी गोंडवाना लैंड के अधीन आते हैं। लेकिन लोग उसको अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये लोगों को समझ आता है। आज हम देखें 2003 में जब विधानसभा चुनाव आए तो तब की स्थिति बहुत विपरीत थी, क्योंकि बहुत जगह, बहुत सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लोगों को विचलित किया था। लेकिन आज हम 2023 के चुनाव देखें, हम जो भारतीय जनता पार्टी है, 47 सीट जो ट्राइबल की हमारे मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं, उसमें अधिकतम सीटों में भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जनजाति सीटों में भी लाभ मिला है। तो ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के नेतृत्व में आदिवासी वर्ग का जो तालमेल है, आदिवासी वर्ग का जो समाज का तालमेल है, वो एक अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। विक्रम जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही हैं, पिताजी किसान रहे हैं, गरीब किसान रहे हैं, और एक आप गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। एक गरीब युवा जब शीर्ष पर पहुंचता है, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है, तो उसके मन में कई तरह के सवाल होते हैं, व्यवस्थाएं बदलने को लेकर बात होती है। जब आप शीर्ष पर पहुंचे तो आपने व्यवस्था बदलने की कोशिश की, क्या व्यवस्था ने आपको बदल दिया? देखिए, जब चुनाव लड़ा, चुनाव के परिणाम तब आए, तब एक अलग जुनून था। व्यवस्थाओं में हम इंटर हुए थे। व्यवस्थाओं में इंटर होने से पहले हमारी सोच एक अलग थी कि हम ये बदल देंगे, ये चेंज कर देंगे, ऐसा कर लेंगे। एक जादू की छड़ी बन गई। लोग प्रथम नागरिक कह रहे हैं, शहर का पिता महापौर कहलाते हैं। तो ये था कि हमें इस शहर का कायाकल्प बदलना है, यहाँ वो हर चीज़ बदलनी है जिसकी लोगों को आवश्यकता है। लेकिन जब हम व्यवस्था में इंटर होते हैं,
आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रणाली है, नगरीय निकाय की जो प्रणाली है, उसमें महापौर का पद तो एक बड़ा प्रशासन ने बनाया है। एक प्रोटोकॉल के हिसाब से शहर का प्रथम नागरिक का दर्जा उन्हें, राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया जाता है। शहर की व्यवस्थाओं की पूरी नैतिक जिम्मेदारी महापौर और उनकी टीम की होती है। लेकिन जो पावर प्रशासनिक रूप से जो नगर परिषद में, नगर पालिका में जो उनके अध्यक्षों को है, चाहे वित्तीय पावर की बात करें, वो नगर निगम में देखने को नहीं मिलते। जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है कि हमें स्वेच्छा अनुदान राशि से कुछ कर दीजिए, ये व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों के पास एक साल में 3 करोड़ रुपए की उनकी निधि होती है। 75 लाख रुपए एक साल का उनके पास स्वेच्छा अनुदान राशि की राशि होती है, जिससे वो लोगों की मदद करते हैं, अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य, विकास कार्य कराते हैं। माननीय सांसदों के पास भी, चूँकि विधायकों की अपेक्षा उनके पास 25 लाख रुपए होते हैं स्वेच्छा अनुदान राशि के, 5 करोड़ रुपए उनकी सांसद निधि होती है। इसके अलावा अनेक मद उनके पास होते हैं, अनेक व्यवस्थाएं, चाहे वाहन की हो, चाहे यात्रा की हो, ये रहती है। लेकिन महापौरों के पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। आपने अभी कुछ दिनों पहले पेपरों में देखा होगा कि जहाँ जहाँ महापौर निधि से लोग अपना काम करते थे या महापौर निधि की व्यवस्था बनाई गई थी, उसको भी मध्य प्रदेश शासन ने अभी किसी कारणवश बंद कर दिया। लेकिन चूँकि इतने बड़े प्रोटोकॉल में, इतने बड़े राजनीतिक पद में हम जनता से चुनकर आए हैं, जनता जब वोट डाल के भेजती है तो उनको उम्मीद रहती है कि हमारे क्षेत्र में भी नाली बने, हमारे बच्चों को फीस के लिए महापौर जी कोई व्यवस्थाएं करें। इतने ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इतने ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें हम माननीय महापौर जी से क्या व्यवस्था ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जब हम व्यवस्थाएं बदलने के लिए पहुंचते हैं तो बहुत सारे MIC को पावर हैं, बहुत सारे परिषद को पावर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर शहर बनाने के लिए अग्रसर होना पड़ेगा, क्योंकि नगरीय निकायों का भार, सभी मूलभूत सुविधाएं स्वशासी संस्था नगर निगम कहलाती हैं। तो कहीं ना कहीं वित्तीय क्षेत्रों का भी भार हमें आता है, जिसकी वजह से अगर हम चाहें कि हमें 5 करोड़ का ऑडिटोरियम हॉल बनाना है, लेकिन हमारे पास फंड की कमी होती है। सरकार मदद करती है, लेकिन जितना आवश्यकता एक शहर को होनी चाहिए, जितनी तेज़ गति से हमें बढ़ाने का जो हमारा विज़न है, जो लक्ष्य है, उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ते नज़र आते हैं। चूँकि आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा कि जिस तरीके से विधायकों को, सांसदों को जो स्वेच्छा अनुदान राशि होती है, सांसद निधि, विधायक निधि होती है, वैसी कोई व्यवस्थाएं नगरीय क्षेत्रों में महापौरों के लिए भी होनी चाहिए। तो ये माना जाए कि जो नगर, क्योंकि आप फर्स्ट सिटीजन, आप महापौर जो होता है फर्स्ट सिटीजन, आप सिटीजन कहलाता है, नगर सरकार का मुखिया कहलाता है। जैसे प्रदेश सरकार का मुख्य CM होता है, ऐसी नगर सरकार का मुख्य महापौर होता है। बजट, टैक्स वसूली, जो लोकल रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कम पड़ जाता है आपको डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि शहर निरंतर विकसित हो रहा है, निरंतर विकास कर रहा है, कॉलोनियाँ बढ़ रही है, मकाने बढ़ रहे हैं। तो जब मकाने बढ़ते हैं, लोग गांव से शहर की ओर अधिकतर रहने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए, उनके अच्छे जहाँ बच्चों को खेलकूद के लिए अच्छे ग्राउंड्स मिलें, हाईटेक लाइब्रेरी मिले, इन सब चीज़ों के लिए, हमारे कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए हमें अच्छे ऑडिटोरियम हॉल चाहिए। तो इन सब की व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय पावर या जो राशि एकत्रित होनी चाहिए वो नहीं होती। और चूँकि कई हमारे प्रदेश में ऐसे नगर निगम हैं जहाँ रेवेन्यू के साधन अधिक हैं, चाहे इंदौर की बात करें, सिंगरौली की बात करें, कटनी की बात करें, मतलब इनको बड़ा बजट की गिनती में आप लाते हैं। हाँ, ये बड़े बजट में, इनके यहाँ खदानें हैं, इनके यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो बहुत सारे CSR फंडिंग है, रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। लेकिन चूँकि हमारा छिंदवाड़ा एक 2014 में उसका गठन हुआ, ट्राइबल एरिया है, जहाँ रेवेन्यू के साधन नहीं है, तो हम लोगों को सर्वाइव करना थोड़ी दिक्कतें आती हैं। आपके क्षेत्र में CCL की क्या भूमिका है? देखिए, वहाँ हिंदुस्तान लीवर है, कोल माइंस है, रेमंड है, इन्होंने काम किया है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ हिंदुस्तान लीवर आता है। तो वो जो सहयोग CSR वगैरह से होते हैं,
और नाम मात्र का सहयोग उनके माध्यम से मिलता है। एक बहुत ही रुचिकर और विश्व धरोहर के रूप में हमारे छिंदवाड़ा जिले का तामिया जो जगह है चिमटी पानी के नीचे, जो हज़ारों फीट नीचे हमारे एक जनजाति परिवार जो रहता है, नीचे एक गांव ही बसा, एक दुनिया ही बसी है। बहुत साल पहले आपने देखा होगा, जब NSUI में भी आप रहे होंगे, उस समय के व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में जनजाति भाइयों के लिए तामिया जाने से और उनको स्वास्थ्य के लिए ऊपर जाने या नीचे ही उनकी पूरी सुविधाओं में कितना अंतर आया? मतलब आप ये 10 साल, एक दशक में कितना चेंजेस आप देखते हैं अपने बीच में? बिल्कुल, आपने और हमने कई फ़िल्मों में, कई डायलॉग में सुना है कि मैं पाताल से भी ढूँढ लेके आऊँगा। तो वो जो पाताल है वो हमारे छिंदवाड़ा में है, जहाँ जो ज़मीनी सतह है उससे 3000 फुट गहराई पर लोग निवास करते हैं। 12 गांव वहाँ पर निवास करते हैं। भारिया जनजाति, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पिछड़ी विशेष जनजाति का दर्जा में भी लिया गया है, दर्जा बीच दिया में गया। ये भी था कि विलुप्ति की कगार पे भी है। बिल्कुल। तो वहाँ उस जनजाति के लोग वहाँ पर निवास करते हैं और पतालकोट जो कि जाना जाता है गहराई के नाम से, वहाँ मान्यता है और ये देखा भी गया है कि वहाँ सूरज 2 घंटे बाद आता है और 2 घंटे पहले डूब जाता है। पहले लोग वहाँ पर सिर्फ नमक के लिए ऊपर आते थे, बाकी पूरा अपना खान पान, रहन सहन, पहनावा सब वो नीचे करते थे। अभी वहाँ बहुत सारे काम हो चुके हैं पर्यटन की दृष्टि से, चूँकि पतालकोट बहुत अच्छा एरिया, जो ऊटी का मज़ा, जो कश्मीर का मज़ा लोग देश में लेते हैं, वो हमारे पतालकोट में मिलता है। शुद्ध वायु वहाँ पर है। औषधि युक्त पेड़ बहुत हैं, औषधि के रूप में वहाँ लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं। कई शोध वहाँ पर चल रहे हैं। तो पतालकोट छिंदवाड़ा का एक गौरव स्थल है। और जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने छिंदवाड़ा की जो महुए, जो हमारा जनजाति समाज का एक फल है, महुए के फल को वहाँ पर दिया और उससे बनी हुई बिस्किट को हमने वहाँ पर। प्रधानमंत्री जी ने जिसकी बात मन की बात में भी कही है कि आपका राजाखोह गांव है जहां से वो कुकीज़ बनती है और महुआ बिस्किट। महुए के बिस्किट एक अरण्य स्व सहायता समूह है जो मेरे ही गाँव राजाखोह का है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। और जिक्र इसलिए भी किया कि महुए से न केवल वो बिस्किट बनाते हैं, बल्कि महुए के अलग अलग प्रोडक्ट वो बना रहे हैं और इतनी डिमांड उनके माध्यम से आ रही है कि वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, जिला प्रशासन ने हालांकि उनको बड़ी बड़ी मशीनें, लगभग 50 लाख की मशीनें प्रोवाइड कराई हैं। अब उनका व्यवसाय और बढ़ रहा है। पतालकोट और छिंदवाड़ा में देवगढ़ किला का हम जिक्र करेंगे, और भी ऐसे अन्य मंदिर हैं जो फेमस हैं। ये देवगढ़ के राजा जाटवा की राजधानी थी, जहां उनके इतिहास आज भी मौजूद है। और उनके परिवार या उनके वंशज कभी वापस राजाखोह की तरफ आए आपके समय? बिल्कुल, मैं ये गर्व भी होता है मुझे कि अभी हमने 15 मार्च को वहाँ पर 25 सालों से एक कार्यक्रम होता है, गोंडवाना जनजागृति सम्मेलन, और अनेक लोग उसको शुरुआत किए। मनमोहन साहब भट्टी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने, उनके पहले के लोगों ने उसकी शुरुआत की थी। अभी कुछ सालों से हम लोग भी उसमें सहयोगी की भूमिका में, आयोजक की भूमिका में रहते हैं। और इस 15 मार्च को जब वहाँ कार्यक्रम हुआ, तो हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री विजय शाह जी वहाँ पर पहुँचे और मूर्ति का अनावरण भी किए, जो हमारे राजा जाटवा साहब जी की थी। और उनके जो वंशज रहते हैं नागपुर में, 14वीं पीढ़ी के वंशज, वो इस बार हमारे वहाँ पे आए थे। और जो 52 गढ़ हुआ करते थे रानी दुर्गावती जी के समय, उन 52 गढ़ों में एक गढ़ देवगढ़ का किला है, जिसके राजा का जन्म स्थान और मेरा जन्म स्थान राजाखोह है। तो हम इसको ये माने कि आप उन्हीं की पीढ़ियों के ही एक हिस्से हैं, या कहीं ना कहीं उस DNA का मूलभूत जो संरचना है राजाखोह है? बिल्कुल, हमारा गांव चूँकि एक आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा मजबूत गांव है, और जहां राजा महाराजाएं निवासरत करते थे, उनकी कहावत है, उनकी कहानियां हैं कि राजा जाटवा शाह में इतना बल था कि वो लकड़ी की तलवार से जो पशु हैं, बोदे वगैरह जो चढ़ते थे, उसको वध करते थे। बलि प्रथा जो थी, वो लकड़ी की तलवार से दे देते थे। इतना बाहुबली थे वो। बिल्कुल। और उनके द्वारा जो देवगढ़ का किला है, देवगढ़ के किले जब वो राज करते थे, तो नागपुर देवगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। तो अभी वहाँ पे जो बावलियाँ बनी हुई हैं, वो बावलियाँ में पानी आज भी 12 से 12 महीना रहता है, और लगभग 400 बावलियाँ उस देवगढ़ के इर्द गिर्द हैं।
जो इनके द्वारा बनाई गई है। और ये भी एक मानता है कि एक जो रास्ता है, एक जो सुरंग है, वो जो देवगढ़ से जाती है और वहाँ से 150 किलोमीटर दूर नागपुर में निकलती है। मतलब वो सुरंग अंदर ही अंदर अंदर ही नागपुर अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारे कथाएँ, कहानी उनके द्वारा प्रचलित हैं और निश्चित तौर पर उनकी जन्मभूमि में हमने भी जन्म लिया है, तो कहीं न कहीं उनके परिवार से, उनके वंशज के रूप में हम होंगे। विक्रमादित्य जी, अब चूंकि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, 2018 में कांग्रेस एक बार फिर से लगभग 14 साल का सूखा ख़त्म करके, वनवास ख़त्म करके मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। आप जिन्हें अपना आदर्श मानते थे, कमलनाथ जी, वो हमेशा छिंदवाड़ा मॉडल को बताते थे कि छिंदवाड़ा मॉडल की तरफ पर मध्य प्रदेश का विकास किया जाएगा। उसके बाद 1.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। उसके बाद लगातार कांग्रेस का मध्य प्रदेश में पतन होता रहा। आपने बीजेपी का दामन थामा और कई लोगों ने, कई विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पतन होता जा रहा है? देखिए, हम तुलनात्मक बात करें, कांग्रेस ने काफ़ी लंबे समय भारत की राजनीति में, भारत सत्ता में रही है। बहुत सारे अच्छे लीडर भी कांग्रेस में रहे। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी रही या उनके लीडर में क्षमताएं नहीं रहीं। हम इंदिरा गांधी जी की बात करें, उनके कार्यकाल में जो उनके द्वारा किए गए ऐसे अनेक कार्य हैं जिसको भारत में आज भी गर्व से याद किया जाता है। चाहे हम राजीव गांधी जी की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात करें। लेकिन जिस विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है, हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, हम बात करें कुशाभाऊ ठाकरे की, या हम बात करें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जब जनसंघ के ज़माने से हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने विचारों में भिन्नता नहीं लेके आई। जब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हम करते हैं, उन्होंने उस समय जो नारा दिया कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसमें वो अडिग रहे। आज भी वो अडिग एक हैं, विधान एक संविधान, ये नहीं चलेंगे। और उसी के चलते उन्होंने कश्मीर में जाके अपनी बलिदान दिया, इसलिए उनको स्वतंत्र भारत का पहला शहीद भी कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भले ही वो 2 सांसद से शुरुआत की, 1980 में भारतीय जनता पार्टी पार्टी का गठन हुआ, जनसंघ का उसमें विलय हुआ, और जब देश के पहले अध्यक्ष के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बागडोर संभाली, तो उन्होंने उस समय कहा कि इस देश से अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। वो केवल एक मात्र शब्द नहीं थे, उनकी जो समर्पण की भावना थी, जो तपस्या था, जो उनके नेताओं का बलिदान था, एक विचार था। उस विचारों को लेकर वो शने आगे बढ़ते रहे। और आज जब हम 2026 में भी बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का पताका लहरा रहा है, तब भी उन्होंने उन विचारों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने धारा 370 हटाने की बात करी, वो हटाया। उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात की, वो उन्होंने बनाया। जो उन्होंने कहा है वो किया है। और निश्चित तौर पर एक वैचारिक रूप से अगर हम हिंदुत्व अस्मिता की बात करें, उन्होंने बरकरार रखी है। अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखी है। आज युवाओं को विजनरी बनाने की बात करें, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तो विजनरी लीडरशिप में चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी चलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान देने की बात करें, आज 2047 के विकसित भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ले रखा है। तो निश्चित तौर पर 2047 तक, और मुझे लगता है कि जिस उम्मीदों के साथ, जिस तन्मय ईमानदारी के साथ और जिस वैचारिक रूप से एकता के साथ जो चलती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र को प्रथम रखा गया है, दूसरे में पार्टी है और तीसरे में व्यक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी, अब मैं चूँकि संगठन में भी इन्वॉल्व रहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा निरंतर लोगों के बीच रहती है, चाहे शासकीय योजनाओं के जन जन तक पहुँचाने की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विचारों को। तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस मतलब राष्ट्रीय विचारों को लेकर सर्वोपरि नीति, उसका पतन का कारण यही रहा। बिल्कुल। आप जब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अगर
देश का प्रधान सेवक अगर कोई बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति भी वही बात करेगा, ज़िले का व्यक्ति भी वही बात करेगा और बूथ का व्यक्ति भी वही बात करेगा। लेकिन ये चूँकि कांग्रेस की बात करें या अन्य राजनीतिक दलों की हम बात करें तो सबके अपने अपने विचार अलग होते हैं, सब में भिन्नताएं होती हैं, एक मत नहीं होता। तो और जो कंट्रोलिंग पावर एक किसी संगठन में होना चाहिए, किसी परिवार में होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच में मतभेद हैं। बिल्कुल मतभेद हैं, बड़े लीडरों में मतभेद होते हैं, सबके अलग विचार होते हैं। कोई किसी मुद्दे में सरकार के खिलाफ होता है, कोई किसी मुद्दे में सरकार के पक्ष में होता है। वही कांग्रेस के पतन का कारण बनते जा रहा है। आपके आने के बाद हम छिंदवाड़ा में युवाओं के मन में खेलों को लेके क्या नई योजनाएं आई, और खेलों के लेके छिंदवाड़ा के जो हमारे जनजाति भाई हैं या उनके कुछ परंपरागत खेल हैं उनको हम किस रूप में वहाँ पे उभार के लेके आए, या कोई ऐसा हमने ऐसा नया इवेंट किया हो जिससे उनको कहीं ना कहीं हम प्रमोट किए हैं या प्लेटफॉर्म दे रखे हों। देखिए, खेलों में प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का विशेष फोकस है और इसको लेकर तरह तरह के आयोजन सरकार के द्वारा, चाहे खेलो इंडिया की बात करें, चाहे सांसद खेल महोत्सव की बात करें। चूँकि हमारे सांसद विवेक बंटी साहू जी भी युवा हैं और उनके साथ मिलकर खेलों के क्षेत्र में छिंदवाड़ा में काफ़ी काम हुए हैं। बीच में हमारे खेल मंत्री विश्वास सारंग जी छिंदवाड़ा पहुंचे थे और उनसे जब मांग की गई तो उन्होंने हर विधानसभा में एक अच्छा खेल मैदान बनाने की बात कही। उन्होंने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की सौगात दे दी। 8 करोड़ रुपए की सौगात छिंदवाड़ा में मिल चुकी है। वहाँ के जो हमारे स्टेडियम है उसका कार्यों को उन्नयन करने के लिए भी 2-2.5 करोड़ रुपए की सौगातें दी गई है। टर्फ जो सांसद जी से हम मांग करते हैं, क्योंकि ज़िले के मुखिया वो हैं, तो उनके माध्यम से भी चाहे बास्केटबॉल के खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट के खिलाड़ी हो या अन्य कबड्डी खो खो के खिलाड़ी हो, सभी खेलों में अच्छा काम वहाँ किया जा रहा है। और जब अभी सांसद खेल महोत्सव का जो कार्यक्रम चला पूरे देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देशित किया, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है कि छिंदवाड़ा प्रदेश में नंबर 1 ज़िला था जहां सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। छिंदवाड़ा का देश में 7वें नंबर पर नंबर लगा। तो छिंदवाड़ा में खेल के दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी काम किया जा रहा है। तो अभी आपके सुनने में आया, कल परसों भी हमारे जो मध्य प्रदेश के खेल मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, उन्होंने हर विधानसभा में एक स्टेडियम दिया है। तो छिंदवाड़ा को भी ये सौगात मिली है। बिल्कुल, छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा, छिंदवाड़ा पांडुरना 2 ज़िले हैं हमारे, दोनों ज़िले में सभी विधानसभा में एक स्पोर्ट स्टेडियम का उन्होंने सौगात दी है। आपको पूरे प्रदेश के युवा जनजातियों को लेके आपकी कोई कार्य योजना है जो निकट भविष्य में साकार होगी? बिल्कुल, चूँकि आदिवासी युवा ईमानदार होता है। आदिवासी युवा की हम बात करें तो खेलों से अधिक जुड़ा होता है, अपनी संस्कृति, रीति नीति, सभ्यता से जुड़ा होता है। अभी हमारे निरंतर हमारे जो मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री हैं विजय शाह जी, जो मंत्री भी हैं और एक राजघराने से, जो एक आदिवासी राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, और उन्होंने भी 8 बार प्रतिनिधित्व किया है, 4 बार मंत्री रहे हैं, सीनियर मंत्री हैं। उनसे जब डिस्कस किया, हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी से भी 1-2 बार चर्चाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवाओं के लिए 2 विषय में अधिक काम करने की आवश्यकता है। एक तो खेलों में हम उनको कैसे आगे लाएं, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़े लोग हैं और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहां ये संसाधनों के अभाव की वजह से अपना प्रदर्शन बड़े लेवलों पे नहीं कर पाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाते। तो इन्हें चिन्हित करके, इनके खेलों की पहचान करके हम सरकार के माध्यम से, अपने माध्यम से उनका क्या सहयोग कर सकते हैं और उनको खेलों में आगे लेके आएँ। दूसरी, आदिवासी संस्कृति, सभ्यता एक भारतीय संस्कृति में, और भारतीय जो हम आने वाली समस्याएं, जो हमें जल संकट की हम बात करें, चाहे हमारे हरियाली की हम बात करें, इन सब चीज़ों में आदिवासी वर्ग का जुड़ाव अपने आप से रहता है। और आज पूरा मध्य प्रदेश और भारत नहीं बल्कि दुनिया जल संकट को लेकर चिंतित है, वृक्षारोपण को लेकर चिंतित है। तो इन सब चीज़ों में आदिवासी समाज की भागीदारी सरकार के साथ कैसे कोलैबोरेट होकर काम कर सके, इसको लेकर काम करने की आवश्यकता है। तो आप, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी खुद खिलाड़ी रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमने उनको तलवार चलाते हुए, गदा चलाते हुए, डंडा चलाते हुए, तो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर भी एक परंपरागत खेलों को लेके काफ़ी रुचि है और काफ़ी खिलाड़ियों को पसंद करते हैं।
तो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के लिए आपके लिए कोई उन्होंने या आपने उनसे कोई डिमांड करी हो जो परंपरागत खेलों के लिए कोई ऐसी योजना या अखाड़ा चालू करें जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता रहा और बीच में विलुप्त हो गया हो? बिल्कुल अभी ऐसी मांग तो हमने नहीं की है, लेकिन छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों के लिए कबड्डी और वॉलीबॉल का एक अपना एक क्रेज़ है, क्रिकेट का एक क्रेज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्रिकेट की सौगातें तो उनके माध्यम से मिल ही गई हैं। कबड्डी और वॉलीबॉल के लिए एक बहुत अच्छे प्रयास ये शहर में तो हो, शहर के अलावा भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे परासिया की बात करें, चाहे तामिया की, छिंदी, बिछुआ, खमारपानी, बटका, ऐसी जगह में भी ऐसे खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिले, उसको लेकर निरंतर हम प्रयासरत हैं और अभी बात और की जाएगी। छिंदवाड़ा में बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही सुंदर घने जंगल, डेंसिटी और बहुत ही बड़ा विस्तार है। अगर हम ज्योग्राफिकल समीकरण के आधार पर देखें तो एक बहुत बड़ा ज़िला है। तो क्या आप प्रदेश या देश के बाहर लोग अगर वहाँ टूरिज़्म को लेके आते हैं या कोई योजना आपकी महापौर के द्वारा चलाई गई ऐसी योजना हो जिसमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अगर कोई आपसे संपर्क करे कि हम वहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट के लिए या जनजातीय भाइयों के कोई प्रकल्प या ऐसा एनएचडीसी जैसा कोई योजना लाना चाहें, तो क्या आप ऐसा कुछ उनके लिए आमंत्रण कोई देंगे? नहीं, बिल्कुल छिंदवाड़ा में पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावनाएँ हैं। चूँकि हम भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो छिंदवाड़ा एक ऐसा ज़िला है, सबसे हम नज़दीकी एयरपोर्ट और बड़ी सिटी की बात करें तो नागपुर है, जिससे हम चल के 1.5 घंटे के सफ़र में 1 से 1.5 घंटे में हम छिंदवाड़ा पहुंच सकते हैं। छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद आप सिवनी रोड पर जब जाएंगे तो वहाँ 100 किलोमीटर पेंच नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। हमारा 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर में जमतरा का पेंच नेशनल का एक क्षेत्र है, वो देखने को आपको मिलेगा। आप पिपरिया रोड में चलेंगे तो 50 किलोमीटर पर पतालकोट तामिया आपको देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा से 100 किलोमीटर पिपरिया रोड पर जब हम चलेंगे तो पचमढ़ी है। तो हार्ट ऑफ द सिटी छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा में रहकर लोग पेंच नेशनल भी जा सकते हैं, नागपुर एयरपोर्ट भी नज़दीक है, पतालकोट पचमढ़ी का भी मज़ा ले सकते हैं। तो छिंदवाड़ा में लोगों को आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से वहाँ जो इन्वेस्टर हैं, मेरी भी कई लोगों से बात चल रही है, वो आएँ और अपना छिंदवाड़ा में हमारा भरतादेव एक अच्छी जगह है जहाँ 34 एकड़ के आसपास एक अच्छी जगह है जहाँ ओपन थिएटर बनाए जा सकते हैं, ओपन जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा सकता है या और भी प्लानिंग के तहत उसमें बाकी चीज़ें की जा सकती हैं। तो छिंदवाड़ा में बहुत संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से हैं और लोग, छिंदवाड़ा के लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ लोगों को। तो मैं बिल्कुल लोगों से आग्रह करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो देख रहे हैं या हमारे साथी हैं भारत में, भारत के बाहर, तो वो आप आएँ, पर उनके लिए योजना सरल हो और सिंगल विंडो सिस्टम हो। बिल्कुल, और हमारे तरफ से एक अच्छे व्यवसायियों के लिए, अच्छे इन्वेस्टरों के लिए जो भी प्रशासनिक राजनीतिक मदद उनकी आवश्यकता है, निश्चित तौर पर हम, हमारे सांसद जी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमेशा तैयार हैं। एक वहाँ कॉलेज था राजा शंकर शाह, रवि शाह, जिनको हम आरएसएस शॉर्टकट में कह सकते हैं सर, जो कि एक ये विचारधारा है, तो इनका उस छिंदवाड़ा और उस गोंडवाना लैंड में कितना योगदान था? बिल्कुल, राजा शंकर शाह जी, राजा रघुनाथ शाह जी आदिवासी समाज के गौरव हैं और जबलपुर की मिट्टी से निकलकर जबलपुर की भूमि में इन्होंने अपना बलिदान दिया। केवल बलिदान नहीं दिया बल्कि देश के लिए लड़ते हुए इनके तोप के मुंह में दोनों पिता पुत्र को बांधकर मारा गया। शहीद का दर्जा उन्हें दिया जाता। आदिवासी समाज में उनका एक अपना स्थान है, अपनी मान्यता है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में आरएसएस यूनिवर्सिटी, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी बनाई है। तो निश्चित तौर पर चूँकि छिंदवाड़ा से जो संबंध रखने वाले कॉलेज, चाहे बैतूल की बात करें, चाहे सिवनी पांडुरना की बात करें, सभी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार का मैं जनजातीय वर्ग के युवा होने के नाते भी उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विक्रम जी, 2025 में देश के 3 जो गंगा जल संवर्धन योजना थी उसमें छिंदवाड़ा तीसरे नंबर पे रहा, या हम कहें तीनों में जो चुने गए थे फर्स्ट 3, तो उसमें छिंदवाड़ा भी था। तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक विशेष योजना रही होगी। तो ये कार्य योजना ऐसी क्या संरचना आपने बनाई कि अब भारत के उन 3 उसमें गिने गए चुनिंदा लोगों में? बिल्कुल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश के माननीय मोदी जी के द्वारा स्कीम लागू की गई थी,
जल गंगा संवर्धन, जिसका दूसरा फेज़ अभी वर्तमान समय में चल रहा है। उसमें जो हमारे जल स्रोत रहे हैं, उनको कैसे रीडेवलप किया जाए, जो हम संरक्षित किया जाए। दूसरा जो हमारे तालाब हैं, चाहे जलाशय हैं, उनको साफ़-सुथरा कैसे किया जाए, इसको लेकर ये काम करने की आवश्यकता थी, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा में हमारे द्वारा हमारे जो नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी हैं, इसमें लोगों की जनभागीदारी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके चलते हमने कुछ जो पॉइंट चिन्हित किए थे, उसको बेहतर तरीके से काम किया और मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार को लगा कि छिंदवाड़ा ने बेहतर काम किया है। तो उसके जो राष्ट्रीय सम्मेलन था, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय सीएम साहब, इनकी उपस्थिति में छिंदवाड़ा को तीसरे नंबर का अवार्ड मिला। आपने अभी निकट भविष्य में पिछले वर्ष ये पता चला था, जो हमारा जिसमें कहते हैं कि बजट कैलेंडर होता है, कि 75 से 80 करोड़ की एक जल संवर्धन योजना चल रही थी। तो हम इसको क्या डैम की संरचना बोलेंगे कि पुरानी बावड़ियों को आपने संरक्षित करके और जल स्रोतों को आपने विस्तार पे दिया? नहीं, छिंदवाड़ा चूँकि 17 वार्ड हमारे जो हैं नगर निगम के ग्रामीण वार्ड हैं, और ग्रामीण वार्ड में जो पाइपलाइनें डली वो पंचायतों के समय से डली हुई, तो उन पाइपलाइन 180 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसको डालने का उसमें काम है। नई 5 पानी टंकियाँ बनाने का काम है। तो इस तरीके से लगभग 75 करोड़ रुपए की अमृत 2 के तहत ये कार्यक्रम आया और उसकी राशि छिंदवाड़ा नगर निगम को मिली है, जिसका काम निरंतर चल रहा है। और अभी आपको जो हम ये वहाँ समझ में आ रहा है मुझे कि एक तरह से छिंदवाड़ा कहीं न कहीं अंतर्राज्यीय बस अड्डे के तौर पे जाना जाना चाहिए। तो क्या आपकी कोई ऐसी योजना है जो निकट भविष्य में हम यात्रियों के लिए या हम अंतर्राज्यीय व्यवस्था के लिए कोई ऐसी योजना ले आ रहे हों? बिल्कुल, छिंदवाड़ा चूँकि 4 ज़िलों से उसकी सीमाएँ टकराती है, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल, अपना पिपरिया, होशंगाबाद ज़िला है, और इन ज़िलों की कनेक्टिविटी छिंदवाड़ा से है। चाहे व्यावसायिक दृष्टिकोण की बात करें, चाहे आवागमन के साधनों की बात करें, छिंदवाड़ा का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अच्छा है। हमारे पास रिंग रोड है लगभग 58 किलोमीटर की, जिसमें हमें छिंदवाड़ा शहर में तो दिक्कतें नहीं जाती, लेकिन उसको आने वाले समय में, आने वाले 25-50 साल बाद भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना जाए, इसको लेकर ISBT का प्लान किया गया है, जो लगभग 38 एकड़ में उसको प्लान किया गया है, जो PPP मोड पे संचालित होगा, जिसको भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़े गर्व का विषय है जो आपने पहल की, और मुझे ये पता चला है कि ये देश का पहला ज़िला या प्रदेश का एक पहला ज़िला बनने जा रहा है जो पिंक टॉयलेट योजना, महिला वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य और उनको PCOD या अन्य यूट्रस इन्फेक्शन को लेके, बचाव को लेके कोई आप एक पिंक टॉयलेट योजना ला रहे हैं? बिल्कुल, पिंक टॉयलेट ये एक योजना नहीं है, बल्कि हमारी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, उनके सम्मान और अधिकार दिलाने की एक व्यवस्था छिंदवाड़ा नगर निगम करने जा रहा है, जिसमें उनके लिए चाहे फीडिंग की बात हो, चाहे वॉशरूम यूज़ करने की बात हो, और ये निःशुल्क रहेगा। उसको हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें कि उसको कैफ़ेटेरिया वगैरह भी हम लोग डेवलप करके उसका संचालन बेहतर तरीके से हो, उसमें बायोवेस्ट और ये सब चीज़ों की तकनीकी वो रहेगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होगा। तो ये छिंदवाड़ा नगर निगम के लिए एक यूनिक रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम होगा जो इसका इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। ठीक है, आपका पसंदीदा खेल? बचपन में बहुत सारे खेल ऐसे थे, चाहे कंचे की बात करें, चाहे गिल्ली डंडा की बात करें। तो कभी पिटाई हुई इन गेमों में, कंचे में, गिल्ली में, या ऐसा कुछ भी गेम होगा? बिल्कुल, पिटाई भी होती थी, हारना और जीतना भी होता था, लेकिन बड़े हुए तो क्रिकेट का एक अलग शौक़ था। क्रिकेट अभी भी जब भी समय मिलता है छिंदवाड़ा के युवाओं के साथ, चाहे टर्फ में हो, चाहे ग्राउंड में, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, और अभी वर्तमान में युवाओं को लेके कोई रोजगार योजना आप जो संचालन करने जा रहे हो वहाँ पे? चूँकि ऐसी अभी की योजना नहीं है, लेकिन जो हमारे मध्य प्रदेश और भारत सरकार की योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, उसको लेकर हम लोग उनके साथ प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम क्लस्टर बना के युवाओं के साथ काम कर सकें, और युवाओं को अपने क्षेत्र में ही क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उनको उत्पाद करते हुए क्षेत्र के ही मार्केट में कैसे करें। छिंदवाड़ा में इन सब चीज़ों में बहुत काम अभी वर्तमान में हो रहा है। बहुत ऐसे किसान हैं, युवा किसान हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में शिप की खेती वहाँ पे हो रही है, जो पानी में जो जिसको उत्पादन किया जाता है। मोती बनाना, मोती बनाना, हाँ, उत्पादन? मोती बनाने की जो है एक भार्गव दीदी हैं, वो उन्होंने चालू किया है। हमारे वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती छिंदवाड़ा में हो रही है,
ऐसे बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ छिंदवाड़ा के लोगों में आ रहे हैं। महुई कुकीज़ की बात कर रही है और इस केवल व्यवसाय नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हम बाहर कर सकें, बाहर की चीज़ों को कैसे वहाँ पे नवाचारों के साथ काम करें। तो इसमें युवाओं के अंदर जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है उसमें काम कर रहे हैं, उसमें हम सहयोगी के रूप में उनका सहयोग करते हैं। संतरा सिटी के तौर पे भी छिंदवाड़ा ज़िले को जाना जाता है। तो वहाँ कोई ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगने की संभावना या लग गई है जो आपके कार्यकाल में आपने उसकी पहल की हो? चूँकि छिंदवाड़ा में संतरा हमारा सौंसर और पांडुर्ना क्षेत्र में अधिक होता है और दोनों विधानसभा क्षेत्र पांडुर्ना ज़िले में आते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी मात्रा में संतरा वहाँ उत्पादन होता है और वो संतरा नागपुर के संतरे के नाम से जाना जाता है, किंतु छिंदवाड़ा में होता है। तो पहले भी इसमें काफ़ी पहल हुई है कि वहाँ लोकल में किस तरीके से रिलायंस वगैरह ने काम किया है। आने वाले समय में भी बहुत अच्छे तरीके से संतरे को लेके भी वहाँ कुछ इंडस्ट्री आनी चाहिए, कुछ ऐसे फैक्ट्री वगैरह बननी चाहिए और कपास के लिए भी बननी चाहिए। कपास और संतरे के लिए वो क्षेत्र जाना जाता है और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहाँ के किसान उसका उत्पादन करते हैं। तो आप निकट भविष्य में महापौर ट्रॉफी आपके कार्यकाल में ये कौन सी तीसरी या चौथी ट्रॉफी होगी? नहीं, हमने अलग-अलग क्षेत्र में चाहे वुमेन्स के लिए क्रिकेट की बात हो, चाहे हमारे ट्राइबल लोगों के लिए क्रिकेट की बात हो, अभी भी कल एक फाइनल है 100 बॉल में 100। तो अलग-अलग जहाँ भी हर खेलों के लिए, ऐसा नहीं कि क्रिकेट के लिए वहाँ पे काम किया गया है, बल्कि फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, जितने भी खेल हैं, सभी के लिए वहाँ प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर मतलब आप क्रिएटिविटी पे विश्वास करते हैं, नवाचार पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि छोटी चीज़ें हों। अभी हमारा एक प्लान है कि वहाँ जो 100 सीटर की जो वृद्धाश्रम है, उसमें हम कैसे उनको मॉडल वृद्धाश्रम के रूप में डेवलप करें ताकि जो हमारे बुजुर्ग आते हैं, वहाँ रहने आते हैं, उनको इस पे हमारी पहल भी हुई है, बात भी हुई है, प्लानिंग चल रही है कि सबके पास किसी न किसी प्रकार का हुनर होता है। चाहे हमारे किसी बुज़ुर्ग को दोना पत्तल बनाने की हुनर होगा, किसी को अगरबत्ती बनाने का है, किसी को फूल से कुछ और बनाना है या किसी को कागज़ से रैपर बनाने का हुनर है। तो हमने ये सब आइडेंटिफ़ाई करके रखा है और अब हम उनको एक नए व्यावसायिक रूप से भी हम उनको जोड़ेंगे और उससे आने वाली राशि को वो स्वयं ही उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से अभी हमारे वहाँ के विद्यार्थियों के लिए हमने समर कैंप के माध्यम से फ्री इंग्लिश कोचिंग दी जा रही है, जो कल से स्टार्ट होगी 1 महीने की। अभी लास्ट में हमने डांस क्लास का वहाँ के युवाओं के लिए किया है। तो चाहे हमारे आरटीओ सर से बात करके ड्राइविंग लाइसेंस निःशुल्क बनाने की बात हो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निःशुल्क कराने की बात हो, तो जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है, जितनी सामर्थ्य और क्षमता होता है, हम निरंतर प्रयास करते हैं कि नवाचारों वाली नगर निगम छिंदवाड़ा कहलाई जाए। आपके कार्यकाल में कौन-कौन सी योजनाएँ लागू हुई जो एक पहल थी? बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल में आईएसबीटी का प्लान, एक अच्छा प्लान हमारे द्वारा शुरुआती दौर में है। ट्रांसपोर्ट नगर जो 50 एकड़ में बन रहा है, 19 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर बनने जा रहा है, जिससे हमारे शहर की जो ट्रैफ़िक व्यवस्था है वो कम होंगी। आपका महापौर आपके द्वार एक कार्यक्रम चलाया जाता है जहाँ मैं खुद प्रत्येक किसी न किसी दिन वार्ड में जाके उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। हाँ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हमने घर-घर पहुँचाना चालू किया है। आईएसओ सर्टिफाइड निगम छिंदवाड़ा बना है और इसी तरीके से हमारा फायर स्टेशन 2 ढाई करोड़ रुपए की लागत से अभी बनने जा रहा है, उसका काम प्रारंभ होने वाला है। मशीनें हमने हाईटेक मशीनें नगर निगम को दी है और भी मशीनें हम देने जा रहे हैं। कचरा संग्रहण जो है वो मेरे से पहले उसका लेगेसी बेस्ड का जो काम होता है, सेग्रीगेशन का काम होता है, वो 6 करोड़ रुपए की लागत से उसका हमने फिनिश करने का काम किया है। तो जो छिंदवाड़ा के लोगों के लिए, छिंदवाड़ा के जनता के भविष्य के लिए अच्छी होगी, वो हर चीज़ में प्रयास किए जा रहे हैं। नई कोई ऐसी कार्य योजना जो शिक्षा या खेल के स्तर में एक अपना अनोखा अनुभव दे प्रदेश को? बिल्कुल, निरंतर अभी हम वहाँ क्योंकि किसी भी शहर में अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग कला से जुड़े लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक अच्छा ऑडिटोरियम हॉल की वहाँ आवश्यकता है। कल ही हम यहाँ मैं अभी चूँकि भोपाल में ही हूँ, तो भोपाल में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, सांस्कृतिक सलाहकार तिवारी जी, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारगत भी चर्चा हुई है। भारत सरकार से भी उन्होंने सहयोग दिलाने के हमें बात की है। तो जो हमारी
प्रोसीडिंग होगी, छिंदवाड़ा की जो प्रारंभिक कार्रवाई होगी, उसके बाद पुनः उनसे मुलाकात करेंगे। मुझे लगता है कि ऑडिटोरियम हॉल का शीघ्र सौगात छिंदवाड़ा को मिलेगी। छिंदवाड़ा जिले में एक सौंसर जो विधानसभा है उसके अंदर एक स्थान है जो एक आस्था और खासतौर से कलयुग के जिनको हम देवता या शंकर स्वयं केसरी नंदन चौपाई में जो काम बोला गया है भगवान का, तो भगवान वहाँ स्वयं जो है हनुमान जी लेटे एक हनुमान जी हैं जहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी किंवदंती हैं और ऐसा इतिहास भी है। तो उसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफ इस चैनल के माध्यम से लोगों तक। बिल्कुल, छिंदवाड़ा में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन आप जिस मंदिर की बात कर रहे हैं जामसावली धाम, जिसे अब हनुमान लोक के नाम से भी डेवलप किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले गए हैं और उसका पहले फेज़ का लोकार्पण भी उन्होंने किया और मंदिर बन के बहुत अच्छा है मंदिर। लेकिन जो मूर्ति है वो लेटी हुई मूर्ति है, आँखों से पानी निकलता है, जिसके उस आँखों से जो पानी निकलता है उसको कई बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। कई हज़ारों की संख्या में, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर आते हैं, अपना आस्था प्रकट करते हैं। केवल आस्था प्रकट नहीं करते बल्कि हनुमान जी महाराज के चरणों में जाने के बाद जो सुख, शांति, समृद्धि मिलती है, निश्चित तौर पर लोगों की आस्था और विश्वास और बढ़ते जा रहा है। और केवल वह एक मूर्ति नहीं और एक हनुमान लोक नहीं है, बल्कि वो छिंदवाड़ा पांडुरंग जिले के रक्षक के रूप में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे युवा महापौर मध्य प्रदेश के विक्रम सिंह हाके जी। तो इनके साथ बहुत खूबसूरत चर्चा हुई, बहुत सुंदर संवाद हुआ। उन्होंने अपने जीवन के सभी उन पहलुओं पे प्रकाश डाला जो कहीं ना कहीं हर एक युवा और या पैदा होने के बाद हर एक हमारा भारत का युवा साथी चाहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को बुने। और वो राजनीति में रहते हुए एमए पॉलिटिकल साइंस किए और पॉलिटिकल साइंस के बाद निश्चित ही वो प्रदेश के और देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आज हमारे साथ वो इस चैनल पे पॉडकास्ट पे गुरुजी पॉडकास्ट पे आए और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही एक हम चूँकि युवाओं से जुड़ा हुआ एक मामला है और युवाओं से जुड़ा हुआ एक मामला है जिसमें हम युवाओं को लेकर एक देश भर में फिर से एक नई संरचना रचने जा रहे हैं। हमारा एक पेपर न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया लॉन्च हुआ है जिसका नाम है प्रातः किरण। ये देश का पहला चित्र अखबार है क्योंकि आज के युवाओं को जहाँ डिजिटल मीडिया का ज़माना है, जीवन की आपाधापी है और कहीं ना कहीं युवा पढ़ने पे विश्वास कम कर दिए हैं बिना कलम बिना व्यवस्था के। हमारे समय में हम हमेशा सबके मोड नंबर हमें मुँह जुबानी याद रहते थे। आज तो ये स्थिति है कि हम अपने और अपने घर वालों का भी पूरा नंबर याद नहीं है। सिर्फ और उसका कारण सिर्फ ये है कि हमने लिखना छोड़ दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अपना कागज़ों से लगाव छोड़ दिया। इन्हीं सब चीज़ों को हम बहुत दिनों से गढ़ते हुए आ रहे थे और हमारे गुरु श्री अरविंद सीले जी के मार्गदर्शन में आज हम देश का पहला एक अखबार, डमी अखबार लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रातः किरण। ये चित्र अखबार है जिसको हम अपनी भाषा में ये बोल सकते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। तो युवाओं को लेके एक बहुत चिंता थी जिसको आज हम साकार करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आज हमारे साथ मैं इस गुरु जी चैनल में आप इस पेपर के साथ में इस चैनल से पूरे देश को एक प्रकाश तौर के रूप में आप अपने हाथों में लें। निश्चित तौर पर बड़ा गर्व का विषय है कि जो देश का पहला चित्र समाचार पत्र है प्रातः किरण, हमारे देश के युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए, जो कि पत्रकारिता जगत भारत के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और जीवन में एक ज़रूरी है कि एक अच्छी खबर लोगों तक पहुँचे। अपने समस्याएं हम किस तरीके से सरकार तक पहुंचाएं, ये केवल एक पेपर का काम नहीं करता बल्कि सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करता है। प्रातःकरण के लिए जो हमारे गुरुजी हैं सूले जी, उनने जो एक पहल की, हमारे बड़े भैया श्रवण मिश्रा जी, जुबेर जी, इनकी टीम के द्वारा प्रातः किरण लाया जा रहा है। मैं उसको अपनी ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर एक कलम और एक किताब का जैसा संबंध होना चाहिए वैसा संबंध इनका रहेगा। कलम की जो ताकत होती है वो ताकत इस पेपर में देखने को मिलेगी। ये केवल अखबार बनकर नहीं रहेगा बल्कि लोगों की आवाज़ बनकर आगे बढ़ेगा। मैं प्रातःकरण की पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
महापौर जी, मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हमारे देश का जनजाति भाई या अन्य युवा जो भी आपसे प्रेरित होकर अगर आपसे इस चैनल के अलावा अगर आपसे संपर्क करना चाहे या आपसे संवाद करना चाहे या जनजाति भाइयों की कोई मांग या युवा साथियों के कोई विचार आपसे अगर सम्मुख रखना चाहे, तो ऐसा कोई माध्यम या कोई संपर्क है जिसके माध्यम से वो आप पे सीधे संपर्क कर सके? बिल्कुल, जितने प्लेटफॉर्म वर्तमान में मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में है, सभी का उपयोग मेरे द्वारा किया जाता है। इंस्टाग्राम में चाहे बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, सभी प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में विक्रम सिंह आहाके के नाम से मेरे चैनल, मेरे इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, पेज सब कुछ है। विक्रम सिंह आहाके आप सर्च करेंगे तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर प्रदान कर सकते हैं और मुझसे जुड़ेंगे। अपनी बात, चाहे वो आलोचनात्मक बात हो, चाहे तथ्यात्मक बात हो, चाहे सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो, आप मुझसे जुड़िए। अगर मैं कुछ अच्छा करता हूं तो मुझे प्रोत्साहित करिए। अगर मेरे से किसी कोई गलती होती है तो बिल्कुल आप अपना उत्तर देके मुझे सही रास्ते में सही चीज़ करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। आप अगर मुझसे मेरे पेज से जुड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैंने आपसे चर्चा के अनुरूप एक चैनल के पीछे हमारी चर्चा हुई थी कि आप निकट भविष्य में जल्दी ही राष्ट्रीय जनजाति युवा विकास परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक और राष्ट्रीय अधिवेशन आप छिंदवाड़ा में लाने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ देश के लिए आग्रह या निकट भविष्य में उसकी कोई तारीख सुनिश्चित है या हम उसकी कोई कार्य योजना जो चैनल के साथ रखना चाहेंगे? बिल्कुल, छिंदवाड़ा गृह जिला है, छिंदवाड़ा मेरी जन्मभूमि, छिंदवाड़ा कर्मभूमि है और मैं चाहता हूँ कि जो भी दुनिया में अच्छी चीज़ हो, जो छिंदवाड़ा के लिए बेहतर हो, उसका आयोजन छिंदवाड़ा में होना चाहिए। इसके पहले भी हमने महापौर परिषद, जो पूरे प्रदेश के महापौर हैं, उनको छिंदवाड़ा आमंत्रित किया। 2 दिन उन्होंने अपना स्टे किया, छिंदवाड़ा की धरोहर उन्होंने घूमी और वहाँ की आबो-हवा, वहाँ की संस्कृति, रीति-नीति, संस्कृति, सभ्यता को जाना। इसी तरीके से जो हमारा जनजाति वर्ग के लिए जो प्लानिंग आपके साथ हुई है, मैं चाहता हूँ कि उसे शीघ्रता से छिंदवाड़ा में करें ताकि जनजाति समाज का, उनके युवाओं का उत्थान हो और हम इसमें एक सहभागी के रूप में, उसमें सहयोगी के रूप में काम कर सकें। आप महापौर भाजपा और कांग्रेस दोनों में रहे, तो वर्तमान में छिंदवाड़ा में ऐसी कोई त्रिशंकु या त्रिकोणीय समीकरण तो नहीं होता कि कोई भी ऐसी योजना हो जब आप उसको लॉन्च करना हो या नीचे लेके जाना हो तो परिषद में या किसी प्रकार से मतभेद उत्पन्न होते हैं और योजना रुक रही हो कहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता क्योंकि जैसा जुबेर जी ने अभी जिक्र किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से जाने वालों की संख्या हम बात करें तो लगभग छिंदवाड़ा में अनेक लोग गए हैं। चाहे पूर्व मंत्री जी की बात करें, चाहे विधायक की बात करें, कई जिला पंचायत सदस्य वगैरह गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जब हम गए तो कांग्रेस से 15 पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में गए। तो किसी प्रकार की वहाँ एमआईसी में, परिषद में बहुमत की कमी नहीं है और सभी का लक्ष्य एक होता है कि अपने क्षेत्र का, अपने शहर का विकास हो। तो हमारे सभी सहयोगी साथी उसमें सहयोग करते हैं। छिंदवाड़ा के विकास के लिए अगर विपक्ष की ज़रूरत की भी बात आती है तो वो भी, उनका सहयोग हमें मिले। विकास को लिए एक मत है विकास के लिए। तो ये थे हमारे साथ में छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम सिंह आहाके। हम जुड़े रहेंगे अगली कड़ी में। जल्द ही एक पॉडकास्ट फिर आने जा रहा है युवा तरुणाई के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम गुरुजी से, मैं श्रवण मिश्रा और मेरे साथ में प्रातः किरण के भोपाल संभाग के कॉरेस्पॉन्डेंस देखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट जुबैर कुरैशी और साथ में थे हमारे विक्रम सिंह आहाके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।